आपका स्वागत है कंपटीशन पिंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आप आज देख रहे हैं हिस्ट्री, जो मैं आपको करा रहा हूँ हिस्ट्री। इसका लेक्चर 2 है और आज हम लोग देखेंगे पहली बात तो ये कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो कर लो भाई, क्योंकि आज की क्लास के बाद आपको ऐसा लगने लगेगा कि हाँ, इस बंदे में कुछ तो दम है। बंदे में दम हो या ना हो, लेकिन मेरे कंटेंट में दम जरूर होगा। ठीक है। और दूसरी बात ये रही, ये यूपी पुलिस के लिए जो डेडिकेटेड बैच चल रहा है, यूपी पुलिस, इसको आप और मतलब यहाँ पे नॉलेज जो दिया जा रहा है वो एक जीएस का नॉलेज दिया जा रहा है, जो आप किसी अदर एग्जाम्स के लिए भी ले सकते हैं। और क्रिएटिविटी ऐसी की गई है कि चीज़ें तुरंत याद हो जाएंगी और एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आइसिंग ऑन द केक। ठीक है। आपने प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक स्रोत को पढ़ लिया है। आज हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ने वाले हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम पढ़ेंगे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। ओहो, डोगेश भाई देखो यहाँ पर, डोगेश भाई, ये पहले डोगेश भाई हैं, ये पहले वाले डोगेश भाई यहाँ पे रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? इनके जीएस में नंबर कम आए हुए हैं। मतलब इन्होंने एसएससी का पेपर दिया था या फिर कोई भी एक पुलिस का पेपर दिया था, तो उसमें इनके क्या है, नंबर कम आए हैं, तो ये रो रहे हैं। आपको इस तरह ना रोना पड़े तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आपको इस तरह से करना होगा। आप इस वीडियो को करने के बाद में आप कहेंगे ये तो मेरा फेवरेट है। मतलब क्या फेवरेट है आपका? ये जो जीएस है, जीएस, ये आपका फेवरेट हो जाएगा। ठीक है। अभी देखो, सेम इसी तरह, सेम इसी तरह। ओके। और ये हमारे दो दोस्त लोग हैं, और इसी तरह के आप प्यारे प्यारे से दोस्त बन जाइए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। क्योंकि भाई देखो, मैं एक मीमर टाइप का आदमी हूँ, तो मुझे मीम्स और सब, दूसरी सबसे बड़ी बात, मुझे एनिमल से ज़्यादा लगाव है। तो कहीं ना कहीं वो मेरी क्लास में जैसे कंटेंट आपको देखने को मिलते रहेंगे, है ना। और थोड़ा सा बोरियत भी नहीं लगेगी, तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, यहाँ पर प्रेस करिए और तुरंत सब्सक्राइब हो जाइए, कर दीजिए मतलब। चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं ना। हम लोग पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो 1826 में इसको चार्ल्स मैसन ने खोजा था, है ना। मतलब खोजा नहीं था, मतलब 1826 चार्ल्स मैसन जो थे आपके, चार्ल्स, बाकी आगे सब लिखा हुआ है, बट मैं एक यहाँ पे ओवरव्यू दे रहा हूँ। यहाँ पे उन्होंने एक ध्यान दिया कि यहाँ पे एक ऐसी कोई सभ्यता है, इंडस हड़प्पा साइड में उन्होंने देखा कि ऐसी कोई सभ्यता है जो जो आपका मतलब एक नई सभ्यता मिल सकती है हमको। फिर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 1850 में यहाँ की खुदाई की गई और यहाँ पे आपका हड़प्पा मिला। और इसमें सबसे पहले बड़ी बात यह है कि इसका नाम ही हड़प्पा क्यों पड़ा? क्योंकि नाम इसलिए इसका हड़प्पा पड़ा क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले मिलने वाला शहर आपका क्या था? हड़प्पा था। तो हड़प्पा आपका सबसे पहले मिला था। और ये नामकरण पद्धति का एक सिद्धांत है कि जो शहर पहला मिलता है उसी के आधार पर हम पूरी सभ्यता का नामकरण कर देते हैं, पूरी सभ्यता का नामकरण करते हैं, पूरी सभ्यता का नामकरण करते हैं। तो इसी सभ्यता के नामकरण के आधार पर इसका पूरा आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईवीसी इसका नाम पड़ गया। ठीक है। चलो अभी यहां देखते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसका परिचय, काल और विस्तार सब कुछ पढ़ेंगे। नामकरण क्या है? हड़प्पा सभ्यता सबसे उपयुक्त नाम है। पुरातत्व परंपरा के अनुसार पहला खोजा गया स्थल जो होता है आपका, वही इसका एक नाम हो जाता है। क्योंकि ये पहले खोजा गया था, इसका नाम आपका हड़प्पा पड़ गया, पूरी सभ्यता का नाम हड़प्पा पड़ गया। एक सिंधु सरस्वती सभ्यता, इसको इसको नाम, मतलब इसको एक हम सिंधु और सरस्वती सभ्यता के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये सिंधु और आपकी सरस्वती नदी तो इसके किनारे लगभग बसे हुए थे। अब तक खोजे गए 80% स्थल सरस्वती, जो कि घग्घर कही जाती है इतिहास के नाम में, इसलिए आधुनिक विद्वान इसे यही कहते हैं कि ये जो आपकी सरस्वती नदी के पास ही पाई जाती है, यानी कि सिंधु सरस्वती। सिंधु तो सभ्यता का नाम हो गया और सरस्वती इसका नदी का नाम हो गया। ठीक है। तो इस समय काल जो इसका रहा है वो आपका 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीहा जो थे उनके जन्म से पहले। एनसीईआरटी ने ऐसा माना है कि 2500 बीसी और 1750 बीसी सबसे पहले माना गया और सबसे मान्य यही है आपका।
ठीक है, तो आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे, आप एनसीईआरटी के कहने पर चलेंगे। जॉन मार्शल के अनुसार ये बताया गया था कि 3250 बीसी से लेकर के 2750 बीसी तक इसका कालक्रम रहा था, और इसके 3 चरण भी थे। वो कौन कौन से चरण है? प्रारंभिक हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा। प्रारंभिक मतलब एक इन्फेंट, मान लो यहाँ पे ये इन्फेंट था, इन्फेंट मतलब होता है नवजात, यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ गया, एडोलेसेंस अवस्था में आ गया ये, है ना। गांव में से शहर बनने की प्रक्रिया जो थी वो 3500 बीसी से 2600 बीसी तक थी। फिर परिपक्व थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर उसके बाद 2600 लेकर के 1900 बीसी तक पूरी तरह विकसित शहर जो हम पढ़ते हैं आजकल, ठीक है। फिर उसके बाद एक उत्तर हड़प्पा आया जिसमें इसका पतन हो गया 1900 से 1300 बीसी, जहां पे इसका पतन का एक प्रमुख कारण बन गए थे। काफी चीजें हैं, आगे हम उसको समझेंगे। इसका भौगोलिक विस्तार कहाँ कहाँ पे ये देखेंगे। यह सभ्यता मिस्र, इजिप्ट जो है आजकल, और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से भी बड़ी थी, लगभग 12 से 20 गुना बड़ी, 12 से 20 गुना बड़ी थी। किससे? आपकी ये जो इजिप्ट की जो सभ्यता है, इजिप्ट और आपकी ये मेसोपोटामिया, इससे बड़ी सभ्यता, लगभग 12 से 20 गुना बड़ी सभ्यता थी ये। इसका आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था, ये भी हम आगे समझेंगे। और इसका क्षेत्रफल था लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, अब नए शोध में 20 लाख तक माना जाता है। तो ये सब चीजें आपकी अपडेट करती रहेंगी आपको। सीमाएं इसकी कहाँ कहाँ पे हैं? यूपी पुलिस की दिशा, मतलब यहाँ पे निर्देश लिखे हुए हैं। उत्तर दिशा में हम देखें तो मांडा जिला अखनूर जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जो चिनाब नदी के किनारे पड़ता है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे ऐसे समझाऊंगा। फिर दक्षिण में आपका पड़ता है दायमाबाद, पूर्व में पड़ता है आलमगीरपुर जो आपका मेरठ यूपी में पड़ता है। आपका यूपी में पड़ता है, जो हिंडन नदी है। यूपी में कौन सी नदी बहती है? हिंडन। प्रवरा गोदावरी की सहायक नदी है, जो आपके दायमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। और जो इसका पश्चिम वाला भाग था वो सुतकांगे डोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में, जो कि दास्क नदी के किनारे है। चलो अब समझते हैं कुछ इधर। आपकी ये एरो ये डिसाइड करेंगे कौन सी चीजें किधर हैं। तो आपकी जो पूर्वी सीमा थी वो आलमगीरपुर, ये हिंडन नदी है, मान लो ये आपकी हिंडन नदी है, इसके किनारे आपका इसकी पूर्वी सीमा थी, इसकी पूर्वी सीमा थी हिंडन नदी। अब आ जाते हैं उत्तर में। तो उत्तर में देखो आपका ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको ये समझ में आ रहा होगा कैसा है। तो उत्तरी आपका जम्मू एंड कश्मीर में आपका चिनाब रिवर के किनारे शहर आपका बसा हुआ है, जो कि मांडा है। क्या है आपका? मांडा आपका पड़ता है उत्तरी सीमा पर। फिर आप पश्चिमी सीमा पर आएंगे तो सुतकांगे डोर है, जो बलूचिस्तान यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, करीब यहाँ पर। तो आप यहाँ पर आपको देखने को क्या मिला है? आप अरब सागर के तट पर, माफ करना, अरब सागर मतलब तट, ये एरिया जो आपका बलूचिस्तान का एरिया पूरा ये कहलाता है ना इधर, और अरब सागर के तट पे ये आपका ये पाया गया है। इधर सुतकांगे डोर बलूचिस्तान में है। किस नदी के किनारे है भाई? तो ये आपका दास्क रिवर के किनारे है। दक्षिण में आपका जो महाराष्ट्र का एरिया है ये वाला इधर तक। आप देख जो डार्क एरिया देख रहे हैं ना, ये सब आपका हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आता है। यहाँ पे आपका मेरठ वगैरह पड़ जाता है इसके नीचे, तो आपका ये आपका आलमगीरपुर यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाता है, ठीक है। और दक्षिणी सीमा दायमाबाद पड़ती है। क्या पड़ती है? दायमाबाद पड़ती है, जो कि महाराष्ट्र में गोदावरी और प्रवरा नदी के तट पर है। प्रवरा किसकी सहायक नदी है? तो प्रवरा जो है वो सहायक नदी है किसकी? वो आपकी गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई हैं? तुरंत रिवाइज कर लो, चीजें सही हो जाएंगी। अब समझ लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसका मतलब उसकी सभ्यता का जो व्यापक मानचित्र वगैरह है, उसको मानचित्र के एक मिनट, हाँ, मानचित्र के थ्रू समझेंगे, जिससे आपको चीजें तुरंत की तुरंत याद हो जाएं। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ से आपका राखी गढ़ी से स्टार्ट करते हैं। जो है आपका विशालतम स्थान है, जो राखी गढ़ी है आपका, ये आपका सबसे बड़ा स्थान कहलाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे बड़ा स्थान आपका कौन सा है? राखी गढ़ी है। फिर उसके बाद आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है ना। दायमाबाद आपका महाराष्ट्र में है, जो कि गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा के किनारे है। उसके बाद डॉकयार्ड गोदीवाड़ा, जो आपका गुजरात में पाया गया था, डॉकयार्ड लोथल में पाया गया था आपका। और रंगपुर और सुटकोटा इधर है। चनहुद्रो शिल्प केंद्र रहा है। मोहनजोदड़ो है। पश्चिमी सीमा आपकी सुतकांगे डोर बलूचिस्तान तक रही है।
और रंगपुर आपका लेड हड़प्पन फेज में आपका ये आपका रंगपुर रहा। और चिनाब, रावी और सतलज, ब्यास, ये आपकी नदियां यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ठीक है। और रंगपुर आपका लोथल के नीचे था, चलो समझ जाना, ऊपर नीचे जैसा भी है। ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर तो ये एरिया जो आपका है ये आपका नागेश्वर है। यहाँ पे आजकल हमारा नागेश्वर एरिया पड़ता है। क्या पड़ता है? नागेश्वर। तो ये क्वेश्चन अगर बन जाए तो आप इसको भी लगाएं कि नागेश्वर। इसमें कुछ चीजें थोड़ी सी मिस हैं जो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती हैं, तो वो यहाँ पे मिस है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका बालाकोट पड़ जाएगा यहाँ पर। ये यहाँ पर आपका देखें तो यहाँ पे आपका बालाकोट, बालाकोट भी आपका इसी स्थान पर है। बालाकोट के बाद आपका ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा पड़ जाएगा आमरी, आपका आमरी आ जाएगा यहाँ पर, आमरी आएगा है ना। और बाकी तो सब ही है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे हम। नगर नियोजन और वास्तुकला इनकी कैसी थी, इस पे हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो ग्रिड पैटर्न क्या होता है, जैसे अब ये जो ग्रिड टाइप की बनी हुई है, जैसे फोटो वगैरह खींचते हो तो कैमरे में एक सेटिंग आती है ग्रिड की, तो वो ग्रिड पैटर्न जो एक दूसरे को 90 पर काटे उसको हम ग्रिड कहते हैं। जैसे सड़कें एक दूसरे को समकोण यानी 90 डिग्री पर काटती थी, इसे ऑक्सफोर्ड सर्कस या जाल पद्धति नाम से जानते हैं। कोई नया नाम कोई नया नाम दिखे तो आप उसको तुरंत क्या करेंगे, उस पर ध्यान देंगे और पढ़ेंगे। जैसे ये यहाँ पर है तो ये क्या है आपका, ये एक इम्पोर्टेंट, सॉरी ये क्या कर दिया मैंने, तो ये ऑक्सफोर्ड सर्कस जो आपको याद है, ये आपका जो ग्रिड पैटर्न है कहाँ का, हड़प्पा का, हड़प्पा का, हड़प्पा का जो ग्रिड पैटर्न एरिया है उसको ऑक्सफोर्ड सर्कस या जाल पद्धति के नाम से भी हम जानते हैं। खैर, ठीक है। सड़कें जो थी वो कच्ची होती थी लेकिन नालियां पक्की ईंटों की थी। सड़कों के किनारे कचरा पात्र और लैंप पोस्ट के साक्ष्य मिले हैं। और तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना विकसित हुआ करता था उसका समय, उस समय। ईंटें जोड़ने के लिए जिप्सम बिटुमिनस का प्रयोग होता था। ईंटों की जुड़ाई की शैली इंग्लिश बॉन्ड यानी कि इंग्लिश बॉन्ड कहते थे। इंग्लिश यहाँ पे यानी कि अगर क्वेश्चन बन जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में ईंटों यानी कि ब्रिक्स की जो जुड़ाई होती थी उसकी शैली को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं आपका इंग्लिश बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश बॉन्ड के नाम से जानते हैं, बैंड नहीं बॉन्ड, ऐसे इंग्लिश बॉन्ड के नाम से जानते हैं किसकी, ईंटों की जुड़ाई को। हर घर एक आंगन, रसोई, स्नानागार और कुआं होता था। घर दो दो मंजिला के होते थे, सीढ़ियों के साक्ष्य मिले हैं। और कुछ अपवाद दिए गए, आमतौर पर दरवाजे पीछे से खुलते थे लेकिन लोथल में मुख्य सड़क पर खुलते थे। ये चीजें आपको आप याद रखेंगे इनको। तो ये जो जो अपवाद जहाँ पे लिखा हुआ है एसएससी फेवरेट, मतलब एसएससी के लिए फेवरेट इसमें बनता है, अभी तक तो फेवरेट बनता रहा है टीसीएस के पैटर्न में, अब बनेगा कि नहीं बनेगा वो बात की बात है, लेकिन जो फैक्ट है वो आप उसको आप रट के रखिए। कालीबंगा में अलंकृत जो सजावटी ईंटों के फर्श मिले थे। ठीक है। अब यहां से देखेंगे हम थोड़ा सा मोहनजोदड़ो की नगर योजना और उन्नत सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, अभी यहां पर देखेंगे जो आप ये देख पा रहे हैं, ये ऐसे ऐसे ये आपका ग्रिड पैटर्न है। ये आपका ग्रिड पैटर्न है, मतलब देखो ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रहे हैं। तो ये आपका आपका क्या है, मतलब एक ग्रिड पैटर्न को दिखा रहा है। यहाँ पर तीन हिसाब से चीजों को विभाजित किया गया था, तीन प्रकार से। वो कैसा था, वो इस तरह सा था। देखो, एक निचला शहर होता था जहाँ पे निम्न वर्ग के लोग जो आपके सेवक गण थे वो रहते थे। फिर उससे थोड़ा ऊंचे पर कौन सा रहते थे, जो व्यवसाय वगैरह करते थे वो लोग रहते थे। और सबसे ऊपर आपका जो था यहाँ पे मतलब उच्च वर्ग, गढ़ जिसको हम कहते थे, ऊपरी नगर को हम गढ़ कहते थे। और इस यहाँ पर आपका राजा महाराजा और प्रशासन के अधिकारी लोग रहते थे, है ना, प्रशासन या फिर राजा, या फिर यहाँ पे देखेंगे तो आपका राजा। और आपका जो गढ़ एरिया था इसमें महान स्नानागार पाया गया। क्योंकि देखो आजकल के जमाने में आप खुद नोटिस करो, जो आजकल के जमाना है, आजकल का जमाना है उसमें स्विमिंग पूल सिर्फ एक बड़े लोगों की लग्जरी बन गई है, छोटे लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है।
तो इस हिसाब से चीज़ों को आप रिलेट करेंगे और महान स्नानागार आपके पाए गए थे उसमें। हाँ, ठीक है। आप ये है उसको दुर्ग के नाम से भी जानते हैं हम। दुर्ग, आजकल के ज़माने में दुर्ग या फिर फोर्ट, फोर्ट के नाम से जानते हैं। चलो अभी और ये जो है आपका सभा भवन एक उसमें पाया गया था, एक सभा भवन और दो महान स्नानागार पाए गए थे, और एक अन्नागार भी था वैसे। ये देखो यहाँ पर अन्नागार क्या है, उसका सभी हम समझेंगे जहाँ पर आपका अन्न वगैरह रखा जाता है, भंडारण उसका किया जाता है उसको। अभी देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला और भवन निर्माण। तो देखो भवन निर्माण, घर दो दो मंजिला होते थे ऐसे, जीने के साक्ष्य मिले, कुएं के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, दो मंजिला घर, 2 स्टोरी हाउस, अपर फ्लोर लोअर फ्लोर, और केंद्रीय आंगन एक था, तो हवा और प्रकाश के लिए सेंट्रल कोर्टयार्ड वगैरह था फॉर एयर एंड लाइट, एंड जल रोधी ईंटों का टैंक बना हुआ था। और यहाँ पे जो ईंटों का साइज था वो आपका 4:2:1 या फिर 1:2:4 के नाम से भी हम जानते हैं इसको। ठीक है, आप ये रेशियो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बन जाता है। नाली जल निकास वगैरह था, यहाँ पे चीजें पानी वगैरह का बदला हुआ था, और किले बंदी निजी कुआं ये सब चीजें यहाँ पर पाई जाती थी। अब आते हैं अन्नागार को समझ लेते हैं क्या है। अब ये देखो, अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपका अन्नागार पाया गया है। अन्नागार क्या है, अन्नागार क्या होता है, अन्न रखने का स्थान। अन्न रखने का स्थान यहाँ पे था। और जो अन्नागार आपका पाया गया था ये आपका रावी नदी के किनारे पाया गया था, क्योंकि क्या होता था इससे इससे आपका परिवहन वगैरह इससे होता था, यहाँ से चीजें आती थी फटाफट फटाफट, तुरंत अनलोडिंग करके तुरंत इधर डाउनलोड कर दिया जाता था, अनलोड टू डाउनलोड। ठीक है, और अनाज की ढुलाई जो जो लदाई और ढुलाई होती थी वो आपका जानवरों के माध्यम से होती थी। श्रमिक अनाज परिवहन करते थे, और वायु नलिकाएं थी कि हवादार रास्ते अनाज को सूखा रखने के लिए, मतलब अनाज खराब ना हो जाए, उस वहां तक ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहे। एक ऊंचे चबूतरे के ऊपर ऐसे कुछ ब्लॉक्स बना करके उसमें अनाजों को एक अलग अलग सेक्शंस में रखा जाता था, भंडारण कक्ष बने हुए हैं, ये देखो यहाँ पर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर मैंने तो आपको जस्ट एक वो दिखाया है, इस तरह के कई कई मतलब अन्नागार पाए गए थे जो कि रावी नदी के किनारे। एफ एफ टीला जो था आपका, एफ टीले के इस एफ टीले पे जो 18 टाइप के वृत्ताकार जो आपके उसमें क्या बोलते हैं उसको, चबूतरे मिले थे, वृत्त टाइप के, गोल गोल टाइप के आपके चबूतरे मिले थे 18, जो लगभग लगभग जिनका व्यास जो था आपका, जिनका आपका यहाँ पे लिखते हैं, जिनका जो डायमीटर था वो आपका 3.20 मीटर लगभग होता था। ठीक है, 3.20 मीटर होता था, और इनकी ऊंचाई जो इतनी हाइट थी, हाइट मान लो यहीं से आप अंदाजा लगा लो, तो यहाँ पे 10.5 फीट होती थी। ठीक है, तो यहाँ से आप इनको थोड़ा सा आप अच्छा कर पाएंगे, और ये पक्की ईंटों के बने होते थे, पक्की ईंटों के, है ना। तो इतना डिटेल में तो शायद ही पूछे, लेकिन हाँ ईंट। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक और आर्थिक जीवन कैसा था। पहले हम समझेंगे सामाजिक जीवन को। स्वरूप कैसा था, समतावादी, ज्यादा अमीर गरीब का भेद नहीं होता था, शांति प्रिय होते थे लोग, हथियार बहुत कम मिले हैं यहाँ से। तो इससे देखो हथियार कम मिले हैं खुदाई में, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ के लोग कैसे थे, बहुत मतलब शांति प्रिय थे, हथियार रखते थे, लेकिन जो राजा महाराजा लोग होंगे, जिन उनकी सेना होगी कुछ कुछ ना कुछ, तो उनके ही हथियार यहाँ से मिले हैं, बाकी तो कुछ देखने को मिले। और जो यहाँ पे स्त्री और पुरुष जो होते थे, मेल मेल एंड फीमेल दोनों क्या करते थे, श्रृंगार करते थे, और आभूषण पहनते, चनहुद्रों से लिपस्टिक और पाउडर मिला है भाई, है ना। तब भी वो कुछ क्या बोलते हैं उनको, ब्यूटी पार्लर वगैरह जरूर होते होंगे। भोजन जो था वो आपका शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हुआ करता था, और मिठास के ये लोग किसका, हनी का प्रयोग करते थे, यानी कि शहद का प्रयोग करते थे। अभी आर्थिक जीवन पर नजर डालेंगे तो ये मुख्यतः कृषि पर आधारित है, नवंबर में बुआई, अप्रैल में कटाई, और मुख्य फसल इनकी गेहूं और जौ सबसे पहले बोई गई थी। अन्य जो मटर सरसों तिल राई ये सब अन्य थे आपके। फिर आपका चावल जो आपके थे, लोथल और रंगपुर से चावल पाए गए थे। गन्ने का ज्ञान इनको नहीं था। ठीक है, इनके कारण और भी मतलब इसके अलावा और भी कई चीजें हैं जो आपको बताने वाली हैं।
लेकिन उसको बताने से पहले आप यहाँ पर एक चीज और समझेंगे। एक चीज मिस कर दी है मैंने लास्ट में, यहाँ पर 1 मिनट, यहीं पे समझ ले। चलो चलो देखो, जो ये आपका ये अन्नागार था, ये चीज आप बताएंगे, हर चीज मैंने बता दी, ये चीज आप बताएंगे। इस ये जो आपका जो स्नानागार था, इस स्नानागार का आकार कितना था, आकार क्या था और साइज क्या था, इसका रेशियो में बताएंगे, है ना। एक्स मीटर इंटू वाई मीटर। तो ये आप मुझको कमेंट बॉक्स में इतना बताने का आप कष्ट करेंगे मुझको, ठीक है। और बाकी इसमें, इस सब में तो ठीक ही है सब, इसमें और कुछ बताने वाला है नहीं। चलो अभी आगे देखते हैं, ठीक है ना। अगर देखिए सामाजिक जीवन में होता क्या था, इनके सामाजिक दशाएं ऐसी थी कि यहाँ पे ये जो इनकी सत्ता थी, ये तो ये आपकी मात्र सत्तात्मक थी। यहाँ पर माताओं का राज चलता था, मात्र सत्ता होती थी यहाँ पर, है ना। और जो और जो आपके यहाँ पे मुख्यतः 4 वर्ग में इसको डिवाइड किया गया था, सामाजिक जीवन में 4 वर्ग में डिवाइड था। वो 4 वर्ग कौन से थे, वो 4 वर्ग, एक तो आपका पुरोहित हो गया, 4 वर्गों में ये काल विभाजित था। एक तो पुरोहित, ऐसे 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 करेंगे, एक तो पुरोहित हो गया जो आपकी पूजा पाठ को करवाते थे। एक आपका योद्धा हो गया, फाइट, जो आपका योद्धा हो गया। एक आपका व्यापारी, व्यापार वर्ग हो गया। और एक आपका श्रमिक वर्ग हो गया, यहाँ पर लिखेंगे श्रमिक वर्ग। एक आपका श्रमिक वर्ग हो गया। तो इसमें 4 वर्गों में ये टोटल देखा जाए तो विद्वान मतलब विभाजित था, ठीक है। और युद्ध प्रिय कम थे लोग, सॉरी, युद्ध प्रिय कम थे और शांति प्रिय ज्यादा थे, ये सब चीज तो मैं बता ही चुका हूँ। और बस इसमें बाकी ज्यादा कुछ बताने वाली चीज नहीं है, बाकी रिवीजन में हो जाएगा सब। बाकी जैसे मुझको याद आएगा तो मैं बता दूंगा। अभी ये देखते हैं, इससे हम थोड़ा सा समझेंगे। जो सामाजिक जीवन था वो उसमें आवास वगैरह आ जाते हैं आपके। और जो आर्थिक और व्यापार था, यहाँ पे आर्थिक और व्यापार कर लो, ये गलत लिख दिया है एआई ने, आर्थिक तथा व्यापार था, व्यापार। तो ऐसे यहाँ पर पूजा पाठ, ही जो पुरोहित साहब हैं ये आपके पूजा पाठ करवा रहे हैं। आर्थिक और व्यापार आपका यहाँ पर चलता था, ये देखो आर्थिक बाजार है, सब केंद्र है। यहाँ से क्या होता था, ये आपके यहाँ पर व्यापार वगैरह यहाँ से होते थे। और जो राजनीतिक केंद्र था, गढ़ था, फोर्ट था, दुर्ग था, यहाँ से आपकी राजनीति वहाँ की संभाली जाती थी। और यहाँ पे 4 प्रकार के वर्ग होते थे। एक तो आपका श्रमिक वर्ग हो गया, एक आपका व्यापारी वर्ग हो गया, और तो एक तो पुरोहित हो गया, और एक क्या बचा आपका, योद्धा हो गया, जो कि योद्धा यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है ना। इन सब चीजों से आपको क्या होगा कि आपका पूरा अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। चलो अभी आगे देखो। पशुपालन कुबड़ा वाला सांड जो आपका यहाँ पर पाया गया था, वो क्या पाया गया था, कुबड़ा वाला सांड। यानी कि कुबड़ा वाला सांड कहाँ से पाया गया था, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर। शेर का ज्ञान नहीं था। घोड़ों पर संदेह है, मतलब घोड़े कैसे थे इनके पास, इनको ज्ञान था कि नहीं था, उस पर थोड़ा सा आजकल डाउट बना हुआ है। और व्यापार इनमें कौन सा था, कितने प्रकार के व्यापार होते थे, तो इनके 4 तरह के व्यापार होते थे। और इस वाले जो एरिया को क्या कहते थे, मतलब सिंधु एरिया जो था आपका, सिंधु एरिया जो आपका था, इसको हम मेलुहा के नाम से जानते थे, मेलुहा के नाम से जानते थे। इस सिंधु एरिया को हम किसके नाम से जानते थे मेरे भाई, तो मेलुहा के नाम से हम जानते हैं। और मोहनजोदड़ो वगैरह में आपका और अन्य नगरों से भी अन्नागार की प्राप्ति हुई थी। और जो जहाँ से आपका व्यापार कंट्रोल होता था, क्योंकि देखो व्यापार सिर्फ कुछ चीज़ों का ही नहीं होता था, हर एक चीज़ों का व्यापार होता था। जैसे आपका अनाज हो गया, तो अनाज जब जैसे मैंने तो आपको दिखाया ना, रावी नदी से आपका भोजन मतलब अन्न वगैरह लाया गया, स्टोर किया गया, वहां से मार्केट में सप्लाई हो गया, तो वो भी एक व्यापार का ही पार्ट था, ठीक है। इसी के हिसाब से आपका आर्थिक दशा वहां से निर्धारित हुई। और आर्थिक दशा में हम ये बात करें तो वहां पर आर्थिक में वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, वस्तु विनिमय। तब तो यहाँ पे ऐसा कुछ पैसा वैसा नहीं था, तो वहां पे वस्तु विनियम विनियम नहीं विनिमय विनिमय प्रणाली आपकी वहां पर चलती थी, ठीक है। अभी आगे देखेंगे। जो आपका आर्थिक
एरिया था आपका आर्थिक यानी कि व्यापार वाला, और अगर होगा व्यापार अगर होगा आपका, तो उसमें आयात और निर्यात तो होंगे ही, आयात और निर्यात होगा ही। तो इसी क्रम में आपका जो आयात हुआ, आपका प्रमुख आयात जो रहा आपका, वो क्या, कहाँ से, कैसे कैसे हुआ? तो देखो सोना कहाँ से आया आपका, सबसे ज़्यादा सोना आपका कर्नाटक और अफगानिस्तान से आया। आपको पता ही है कि हम्म कि सोने के लिए आपका के जी कोलार गोल्ड फील्ड, जो KGF है आपका कर्नाटक में, वो वहाँ आपका कोलार फील्ड आपका फेमस है। और अफगानिस्तान में कुछ एरिया में सोना पाया जाता है। चांदी भी अफगानिस्तान और ईरान से लाई गई। तांबा आपका खेतड़ी, राजस्थान में खेतड़ी, खेतड़ी में क्या है कि खदानें हैं आपकी, तांबा के खदानें हैं बलोचिस्तान। और टिन आपका अफगानिस्तान, कांसा बनाने के लिए जरूरी होता है। देखो कांसे में कौन कौन सी चीजें मिलाई जाती है, ये चीज आप मुझको होमवर्क में बताएंगे, यानी कि कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लाजवर्थ यानी कि नीला पत्थर जो होता था, रत्न टाइप का है ना, लैपिस लेजुली जिसको हम कहते हैं, वो बदख्शा यानी कि अफगानिस्तान से मंगाया गया था, मतलब आता था, आयात होता था। और गोमेद यानी नील रत्न जो होते थे, उनको हम क्या कहते थे, गुजरात, गोमेद और नील रत्न जो होते थे उसको हम माफ करना, वो आपका गुजरात से आते थे इस जमाने में। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। कला और लिपि के बारे में बात करें तो मोहरे अधिकतर सेलखड़ी यानी कि स्टेटाइट की होती थी। याद करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत बार SSC पूछ चुका है और अन्य भी पुलिस एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है। चौकोर आकार की सबसे कॉमन था। उन पर एक श्रृंगी पशु यानी कि यूनिकॉर्न, जिसकी एक सींग होती है, लाइक गैंडा हो गया और भी हो गया इस तरह के, उसके चित्र सबसे ज्यादा वर्णित थे। और मृत भांड यानी कि पोट्री, जो पोट्री यानी कि मृद भांड यानी कि मिट्टी के बर्तन, लाल रंग के बर्तन जिन पर काले रंग से चित्रकारी होती थी, रेड एंड ब्लैक वेयर होती थी। एंड लिपि इसकी अभी तक पढ़ी नहीं गई है। इसमें माफ करिएगा, इसमें 64 मूल चिन्ह और 250 से 400 अक्षर हैं। सर्पिलाकार या बुस्ट्रोफेडन दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं लिखी जाती थी। तो ये आप ये याद रखेंगे, सर्पिलाकार और बुस्ट्रोफेडन लिपि का यहाँ पर यूज हुआ था। ठीक है, चलो अभी आगे समझते हैं क्या है कला और लिपि। हर एक चीज के बाद में हम एक थोड़ा अच्छा सा एक हम PPT पर चीजें समझेंगे, जिससे आपका अच्छा सा रिवीजन हो जाए। और थोड़ा सा भी जो दिक्कतें हो रही हैं मेरे टीचिंग में, वो थोड़ा सा मैनेज करना है यार, के ना, क्योंकि समय के साथ चीजें सब बदल जाएंगी। आपके प्यार एंड सपोर्ट से सब चीजें बदल जाएंगी। प्रागैतिहासिक काल में देखेंगे तो जो प्री हिस्टोरिक मतलब एरिया था, टाइम था, वहां पर पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में रॉक पेंटिंग और जानवर शिकार नृत्य, इस आकार के आपके वहां पर कुछ आभूषण मिले थे, इस तरह की चित्रकारी मिली थी, इस तरह के आर्ट मिले थे, जो कि आपका भित्ति आर्ट या फिर दीवारों पर किए गए चित्रकारी थी। और आपका इस तरह आभूषण से, इस तरह मतलब ये हड्डियों से मिले औजार मिले थे। अभी नौ पाषाण में आएंगे तो यहाँ से आपको मिट्टी के बर्तन मिलने, बुनाई के लिए आपको इस तरह के चीजें, बुनाई के लिए, कपड़े बुनने के लिए आपको इस तरह की चीजें मिलने लगी, मूर्तियां मिलने लगी और आपका चिन्ह मिलने लगे यानी कि मुहरें मिलने लगी। अज्ञात लिपियां, मूर्तियां और बुनाई के लिए, कपड़ों के लिए मशीनें हो गया, मिट्टी के बर्तन हो गए, यह चीजें मिलने लगी। फिर आपका अभिलेख और लिपि का विकास हुआ, जिससे चीजों को लिखा जाना शुरू हुआ, है ना। जैसे ये यहाँ से आपका पत्थर पर ये आपका इंस्क्रिप्शन वगैरह लिखना शुरू हुआ, और आपका ये वेद वेदांग ये सब सब लिखे जाने लगे। सिक्के, आपके सिक्कों पर छपाई शुरू हो गई, सिक्कों पर आपका प्रेस करके दाब विधि के द्वारा यहाँ पर नई नई आकृतियों को उस पर बनाया जाने लगा। अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण लेख होते हैं। लिपियों का उपयोग राजाओं के आदेश, दान, वंशावली, ये सब चीजें मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। आपने नहीं की है तो जरूर 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 कर लीजिए। अभी देखेंगे स्थलों का महाविश्लेषण है कि एक एक स्थल के बारे में हम अच्छे अच्छे से जानकारी लेंगे। उससे पहले थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, ठीक है। वीडियो को मैं एक मिनट, चलो ब्रेक वगैरह मैं बाद में लूंगा। ब्रेक लेके पानी पी लेता हूँ बस। ठीक है, अभी देखेंगे हड़प्पा। हड़प्पा की खुदाई 1921 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो आपका दयाराम दयाराम राम बहादुर शास्त्री, ऐसा कुछ इनका पूरा नाम था। तो दयाराम राय, सॉरी,
दयाराम राय राम बहादुर साहनी के द्वारा इसकी खुदाई की गई थी, जो आपका रावी नदी के किनारे आपका पाया गया था। और इसको दयाराम साहनी ने, जो आपका हड़प्पा स्थल था, इस हड़प्पा स्थल को दयाराम साहनी ने कौन सी संज्ञा दी थी? इसकी संज्ञा इन्होंने दी थी इसका विश्व का प्रथम महासाम्राज्य, विश्व का प्रथम महासाम्राज्य। विश्व का प्रथम महासाम्राज्य की संज्ञा दी थी हड़प्पा को किसने? दयाराम साहनी ने दी थी। और इसको तोरण द्वारका नगर के नाम से भी हम जानते हैं, तोरण द्वारका नगर, तोरण द्वारका नगर। और इसको अर्ध औद्योगिक नगर भी कहते हैं, सेमी इंडस्ट्रियल सिटी, औद्योगिक नगर। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो स्टुअर्ट पिगट ने, एक विद्वान हुए थे, उन्होंने ही इसको अर्ध औद्योगिक नगर कहा था। किसने? स्टुअर्ट पिगट ने। स्टुअर्ट पिगट ने एक और चीज कही थी, वो क्या कही थी? यहाँ पे ऐसे समझेंगे तो उन्होंने कहा था कि एक विशाल साम्राज्य है, या क्या है? एक विशाल साम्राज्य है, एक विशाल साम्राज्य जो दो सभ्यताओं की और दो राज्यों की जुड़वा राजधानी है। एक साम्राज्य, एक विशाल साम्राज्य। इस तरह से इसकी परिभाषा नहीं, यहाँ पे दो लिख लो, दो विशाल साम्राज्यों की जुड़वा राजधानी की, जुड़वा राजधानी के नाम से भी इसको हम जानते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ का श्रमिक आवास यहाँ से मिले हैं, और आपका जहाँ की एक कब्रिस्तान मिला है, जो आपका करीब लकड़ी के ताबूत भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जो जिसका नाम है R37। ठीक है, R37 इसका नाम दिया गया है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा मुहरें मिली थी, सबसे ज्यादा मुहर, सबसे ज्यादा मोहरें मिली थी कौन सी? जिसपे कुछ न कुछ वर्णित था, यानी कि अभिलेख मुहर, अभिलेख वाली मुहर, अभिलेख वाली मुहर यहाँ सबसे ज्यादा मिली थी। और यहाँ से 16 ताम्र भट्टियां मिली थी। 16 ताम्र भट्टियां कैसे लिखा जाएगा? भट्टियां ऐसे, 16 ताम्र भट्टियां यहाँ से प्राप्त हुई थी। और सर जॉन मॉर्स, यहाँ से एक ऐसी मूर्ति मिली थी, यहाँ से एक मूर्ति मिली थी, यहाँ से एक मूर्ति मिली थी, जिसके पेट से एक पेड़ निकल रहा था, पेट से ट्री निकल रहा था। तो सर जॉन मार्शल एक हुए थे, कौन थे ये आप बताएंगे? जॉन मार्शल जो थे आपके, तो इन्होंने इसको एक धरती माता की संज्ञा दी थी। क्या दी थी? धरती माता की संज्ञा दी थी, धरती माता कहा था इसको। ठीक है, इतनी जानकारी इनफ होगी आपके लिए। ओके, चलो। और गेहूं और जौ दाने फर्श की दरारों से मिले थे। गेहूं और जौ के दाने जो थे आपको फर्श की दरारों से मिले थे, यानी कि कहीं ना कहीं खेती होती थी, तभी यहाँ पे ऐसी चीजें आई। तांबे की मानव आकृतियां, इसी के अगर आप 16 ताम्र भट्टियां इसको कह सकते हैं। फिर मोहनजोदड़ो आया, फिर 1922 में राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की। मोहनजोदड़ो ने, राखलदास बनर्जी थे, उन्होंने इसको 1922 में सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में इसकी खोज की। और इसका नाम क्या दिया? इसका नाम दिया मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ ही यही होता है, मृतकों का टीला। और इसका ये शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है आपका, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ आपका मृतकों का टीला है। ठीक है। और यहाँ की जो शासन व्यवस्था थी, यहाँ की जो आपकी शासन व्यवस्था थी, वो जनतंत्रात्मक था, यानी कि जनतंत्र, यानी कि पब्लिक सिस्टम चलता था। अरे यार ये गलत हो गया। जनतंत्रात्मक आपकी यहाँ पर
संज्ञा होती थी, मतलब व्यवस्था यहाँ पर जो थी आपकी राजनीतिक व्यवस्था जो जैसी थी आपकी, वो जनतंत्रात्मक थी। यहाँ से आपका विशाल स्नानागार पाया गया था जो 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा हुआ करता था। सबसे बड़ा शहर है जनसंख्या के मामले में। पशुपति शिव, जॉन मार्शल ने इसे आद्य शिव कहा था, और यहाँ पे जॉन मार्शल ने क्या कहा था? धरती माता कहा था। याद रखेंगे चीजें। इसको मैं थोड़ा सा डिवाइड कर देता हूँ यहाँ से ऐसे। ठीक है, कुएं की सबसे ज्यादा संख्या यहाँ पर मिली थी आपकी। ओके, यहाँ यहीं पर सबसे ज्यादा देखें तो ग्रिड पैटर्न आपका मोहनजोदड़ो में देखने को मिला था। ग्रिड पैटर्न आपको मोहनजोदड़ो में देखने को मिला था, और यहाँ सबसे ज्यादा चौड़ी सड़कें प्राप्त हुई थी। सबसे ज्यादा चौड़ी सड़कें कहाँ से प्राप्त हुई थी? आपका सबसे ज्यादा चौड़ी सड़क आपका मोहनजोदड़ो में देखने को मिली थी। यहाँ पर विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ था, जिसको लगभग जो मोहनजोदड़ो से आपका अन्नागार प्राप्त हुआ था, उसकी जो आपकी लगभग में देखें तो ऊंचाई जो थी आपकी, वो मतलब सॉरी लंबाई 45.71 मीटर, और इसकी जो लगभग में जो चौड़ाई थी वो थी आपकी 15.23 मीटर, ये चौड़ा होता था। ठीक है, यहाँ पे जो आपका मैंने दिखाया ना, यहाँ पर आप समझो, एक मिनट पीछे चलते हैं। हाँ, ये तो ये जो है आपका एक मान लो ये अन्नागार है, तो ये जो मोहनजोदड़ो में अगर होता तो ये आप एक प्रकार का कैसा, एक दुर्ग और बाउंड्री में बंद होता है। ये बाउंड्री में बंद होता है एक प्रकार का। मोहनजोदड़ो में जितने भी अन्नागार थे वो बाउंड्री से बंद थे। ठीक है ना। चलो, हड़प्पा सभ्यता एक व्यापक अवलोकन कर लेते हैं इसका हम फटाफट। यानी कि प्रगति इसकी कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। जो चीज़ मिस हो जाएगी वो आपको इस तरह की साइट्स पे मिल जाएगा, पूरा का पूरा रिवीजन आपका हो जाएगा। और एनसीईआरटी के अनुसार जो हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम रहा है वो 2500 से 1800 रहा है, और परिपक्व काल आपका 2200 से 2000 ईसा पूर्व रहा है। और इसका जो निर्माता था संभवतः था द्रविड़ द्रविड़ शैली में इसका निवास मतलब निर्माण हुआ था। यानी कि एक यहाँ पे एक साउथ टाइप की जो अभी चलता है, साउथ को हम द्रविड़ कहते हैं ना, वही यहाँ पे एक टाइप का फॉलो होता था। उत्तरी सीमा मांडा थी आपकी, चिनाब में थी, और दक्षिणी सीमा दैमाबाद, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर हिंडन आपका यूपी में पड़ता है, मेरठ में, और पश्चिमी में कांगीडोर अरब सागर में पड़ता है, बलोचिस्तान में। नगर नियोजन में देखें तो ग्रिड पैटर्न, गढ़ व निचला नगर, पक्की ईंटें, नालियां पाई गई। समतावादी, शांतिप्रिय, मनोरंजन, पासा, शतरंज वगैरह खेला जाता था यहाँ पर, और आभूषण पाए गए। कृषि के लिए गेहूं, जौ, चावल, लोथल और रंगपुर से प्राप्त हुए थे। गन्ना अज्ञात था। व्यापार, तांबे की, सोना अफगानिस्तान से, मतलब इस यहाँ जितने भी यहाँ पर आपके ये तत्व हैं यहाँ से देखने को है, आपको इन इन जगहों से देखने को मिल रहे हैं। प्रमुख स्थल हड़प्पा था, जो अन्नागार यहाँ से सबसे पाया गया था। और मोहनजोदड़ो स्नानागार, सभा भवन, मृतकों का टेला, यहाँ से भी अन्नागार पाया गया था। लोथल यानी गोदी, गोदी मतलब होता है आपका डॉकयार्ड। आपके यहाँ डॉकयार्ड पाया गया था। और चावल, धोलावीरा में जलाशय, बिनागढ़ वाला शहर आपका कौन सा था? धोलावीरा था। चनहुदड़ो शिल्प केंद्र और लिपस्टिक वगैरह यहाँ से पाई गए थे। पाउडर, लिपस्टिक, ये सब आपका चनहुदड़ो से पाया गया था। राखी गढ़ी सबसे बड़ा आपके वहाँ की एरिया था। और कला और लिपि, अज्ञात लिपियां यहाँ की हैं, और मोहरें, एक संगी यानी कि मृण मूर्तियां और सावधान भी पाया गया है। ओके, अभी देखते हैं मोहन जोदड़ो को, जो मृतकों का टीला, एक उन्नत नगर इसको हम कहते हैं। तो मोहनजोदड़ो जो आपका है, ये आपका कहाँ पाया गया है स्थान? जो लरकाना जिला सिंध पाकिस्तान में है, ये आप देख सकते हैं। आपका जो ये एरिया है यहाँ पर, तो ये लरकाना एरिया पड़ता है आपका सिंध में, पाकिस्तान में, जो आप आजकल आपका पड़ता है सिंधु नदी के दाहिने तट पर आपका पड़ता है ये। ओके, ये चीजें हो गई। कालक्रम इसका 2600 से 1900 था। परिष्कृत हड़प्पा काल ये था, राखलदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया था 1922 में।
नगर नियोजन और प्रमुख रचनाएं। नगर विभाजन में देखें, गढ़ ऊपरी नगर होता था और निचला नगर होता। ग्रिड पैटर्न, समकोण पर सड़कें काटती थी। विशाल स्नानागार, धार्मिक स्नान के लिए जलरोधी ईंटों के तालाब। अन्नागार, अनाज भंडारण के लिए होते थे। और स्तंभों वाला एक असेंबली हॉल पाया गया था, जो मैंने अभी आपको पहले दिखाया था। प्रमुख खोजें और कलाकृतियां, कांस्य की नर्तकी आपको डांसिंग मूर्ति यानी कि प्रसिद्ध धातु की मूर्ति डांसिंग मूर्ति आपको इस तरह की मिली थी। और यहाँ से आपको पशुपति महादेव की मुहर मिली थी इस टाइप की। और यहाँ पे पुजारी राजा की मूर्ति, जो एक दाढ़ी वाला पुरुष था। एक दाढ़ी वाला क्वेश्चन आ जाता है, पिछली बार सीएसएल में पूछा गया था कि दाढ़ी वाली मूर्ति यानी कि दाढ़ी वाली जो मूर्ति है वो कहाँ पाई गई थी, और सॉल ओढ़े मूर्ति कहाँ से पाई गई थी। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अन्य देखने अगर मैं देखूं, जिसमें आपका बाट माप हो गया, मनके के आभूषण हो गए, खिलौना हो गया, गाड़ियां हो गए, मोहरे हो गए, एक संगी व अन्य जानवरों वाली आपकी मोहरे यहाँ से पाई थी। ये सब चीज़ें आपके रिवीजन के लिए हैं। इसको अच्छे से पॉज करके, वीडियो को पॉज करके कायदे से रिवाइज कर लेंगे। तो उसके बाद आपका चनोदड़ो है, लोथल है और कालीबंगा है। चनोदड़ो है एनजी, मधुमदार और मैके। सिंधु नदी और पाकिस्तान, सिंधु नदी जो है आपकी पाकिस्तान में है, तो आपका चनोदड़ो पाकिस्तान में है। औद्योगिक नगरी कही जाती थी मनके यानी कि बीड्स, छोटे 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 बीड्स उनको कहते थे। और सीप अस्थि मुद्रा बनाने के केंद्र था। ये एकमात्र जगह जहाँ वक्राकार ईंटें मिली। वक्राकार मतलब समझते हैं ना, ऐसे वक्र टाइप में। और स्याही की दवा यानी कि इंक पॉट भी आपको यहाँ से देखने को मिली थी, इंक पॉट। इसके अलावा कुछ अगर हम बेसिक जानकारियाँ और भी देखें इसके अलावा, तो आपका कौन सा आप इसमें कुछ मान जाएंगे। एक संस्कृति थी झांगर संस्कृति, झांगर संस्कृति के अवशेष यहाँ से मिले थे। आपका चनहोदड़ो से झांगर संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए थे। वक्राकार ईंटें पाई जाती थी, है ना। और जो मैके थे, हाँ, इन मैके से मतलब क्या हुआ, इनका जो मैके है इनका पूरा नाम था ऑर्नेस्ट मैके। ऑर्नेस्ट मैके इनका पूरा नाम था। बाकी इसमें कुछ जानकारी ज्यादा है नहीं, तो इसको यहीं पे छोड़ते हैं। लोथल 1954 में खोजा गया था एस.आर. राव के द्वारा। भोगवा नदी गुजरात में है आपका लोथल। यह आपका सबसे बड़ा डॉकयार्ड पाया गया है। डॉकयार्ड यानी कि एक गोदीवाड़ा या एक कृत्रिम बंदरगाह था, जो वहाँ के इंसानों के द्वारा ही बनाया गया था। हाथी दांत का पैमाना मिला था, एसएससी में पूछा गया है, यहाँ पे मेंशन है ये। और फारस की मोहर विदेशी व्यापार के सबूत है, यानी कि यहाँ पर लोथल में विदेशों से व्यापार होते थे। लोथल था, वहाँ पे गोदीवाड़ा भी था, तो यहाँ से बड़े पैमाने पर ये पूरे संदेश प्राप्त हुए हैं। संदेश नहीं, क्या बोलते हैं उसको, सबूत प्राप्त हुए हैं कि यहाँ से विदेश में व्यापार चलता था। चावल पीसने की चक्की भी आपको लोथल में मिली है। और लोथल में इसके अलावा कुछ बात करें तो यहाँ से जो आपका ये गोदी पाया गया था, ये गोदी यानी कि डॉकयार्ड जो पाया गया था, ये करीब करीब 214 मीटर लंबा था। डॉकयार्ड जो था 214 मीटर आपका लंबा था, है ना। और इसकी अगर गहराई कितनी थी, गहराई लिख दूं इधर, तो इसकी गहराई थी करीब करीब 3.3 मीटर, 3.3 मीटर। और इसकी चौड़ाई की बात करूं अगर, तो चौड़ाई थी आपकी इसकी करीब 36 मीटर, है ना। तो ये चीज इंपॉर्टेंट बन जाती है, आप इसको याद रखेंगे। लोथल हो गया, ठीक है। और लोथल में ही आपको चावल पीसने की चक्की और चावल के सबसे पहले साक्ष्य जो थे आपके, वो यहीं से मिले थे। नहीं नहीं नहीं, यहाँ से नहीं मिले थे। चक्की यहाँ से मिल गई थी, हाँ, ये भी था यहाँ पर। चावल मतलब भूसी जो थे यहाँ पे, चावल धान, धान भूसी नहीं, धान, धान के प्रथम साक्ष्य यहाँ से मिले थे। धान के प्रथम साक्ष्य आपको देखने को यहाँ से मिले थे। धान के प्रथम साक्ष्य आपको लोथल से ही देखने को मिले थे। अभी आते हैं कालीबंगा पर। बीबी लाल और थापर जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। R.S. बिष्ट, बीबी लाल, नहीं, कालीबंगा R.S. बिष्ट किसमें थे, R.S. बिष्ट का उसके थे, बनावली के थे, सॉरी। हाँ, तो बीबी लाल जी थे और आपका अमलानंद घोष जी थे। अरे यार क्या बता रहा हूँ, कालीबंगा यहाँ पे गलत है। इसकी खोज जो की थी, इसकी खोज मुख्यतः क्रेडिट किसको जाता है, तो अमलानंद घोष जी को जाता है। अमलानंद
घोष जी को इसकी खोज का श्रेय जाता है। और जो यहाँ पे अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे आपका बीबी लाल हो गया और आपका बीके थापर हो गया, तो बीके थापर ये उत्खनन करता थे आपके, उत्खनन में इनका योगदान था। बीके थापर हो गए और आपका बीबी लाल हो गए, बीबी लाल हो गए, ठीक है। या जल निकासी यानी ड्रेनेज सबसे अच्छी नहीं थी, मतलब सबसे अच्छी क्या मतलब अच्छी ही नहीं थी। शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी का यहाँ पे देखा गया था। एक बच्चे की खोपड़ी मिली जिसमें 6 छेद थे, है ना, छेद होंगे उसमें कुछ सिला वगैरह बना होगा, तभी तो वहाँ पे सर्जरी का एक उसको नाम दिया गया, है ना। और भूकंप और ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले। इन इन सभी के अलावा अगर मैं बात करूं कालीबंगा के अलावा, जो कालीबंगा में ये जो साक्ष्य मिले, इनके अलावा क्या क्या मिला था, तो यहाँ से आपका एक तो मिल गया था आपका क्या मिला था बोल गया, अ, हाँ समाधियां मिली थी, आपका समाधियां यहाँ से मिली थी। बेलनाकार मुहर मिली थी, बेलनाकार मुहर, आपका बेलनाकार मुहर मिली थी। बेलनाकार मुहर के अलावा आपको क्या मिला था, 7 अग्निकुंड मिले थे, आयताकार, वो भी आयताकार अग्निकुंड प्राप्त हुए थे। कालीबंगा से जुते हुए खेत जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, यहां से देखेंगे जुते खेत प्राप्त हुए थे, ठीक है। चलो इसको आगे बढ़ते हैं। अभी चनहुदड़ो के बारे में समझेंगे, फिर इसी क्रम में हम चनहुदड़ो के बाद आपका आता है लोथल आता है, तो लोथल को समझेंगे। उसके बाद में बाकी जो आपका बनावली और धौलावीरा बचे हुए हैं, फिर उसके बाद रोपड़ बचा हुआ है, राखीगढ़ी बचा हुआ है, तो उसको हम पढ़ेंगे। खोजकर्ता एनजी मजूमदार थे 1931 और मैके 1935 में, ऑर्नेस्ट मैके, ठीक है। सिंध पाकिस्तान सिंधु नदी के बाएं तट पर ये स्थित है, आप इसका कालक्रम देख सकते हैं। ये चीज मैंने जस्ट एक रिवीजन के लिए यहाँ पर लगा दी कि इंपॉर्टेंट चीज का आप रिवीजन कर सके। मनके यानी कि कॉर्नेलियन, मनके मतलब छोटे छोटे बीड्स होते थे जिसको हम मोती कहते हैं, जो मालाओं में पिरोए जाते हैं, उसको कहते हैं। उत्खनन नगर या उत्पादन और विनिर्माण केंद्र इसको माना जाता है। धातु कर्म तांबे और कांसे के उपकरण, मोहर मोहर निर्माण, स्टेटाइट जो सिलखड़ी के नाम से भी जानते हैं, उसको यहाँ पर मिला था आपका। बाकी लिपस्टिक और कोई गढ़ नहीं था यहाँ पर। सीटल जो ऊंचाई पे बनाया जाता है वो नहीं था। किलेबंदी था, नगर बिना किलेबंदी के थे। और यहाँ पे इंकपॉट आपको मिली थी, तो इस पे हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि आपका जो लोथल था, लोथल में डॉकयार्ड पाया गया था, इसका साइज वगैरह याद रखेंगे। खोज किसने की थी, कब की थी, कहाँ है इसकी लोकेशन और कालक्रम याद रखेंगे। बाकी चावल के साक्ष्य, चावल की भूसी के साक्ष्य यहाँ से मिले थे। अगर मैं सिर्फ बात करूँ कि धान के साक्ष्य कहाँ मिले थे, तो आपके जो धान के साक्ष्य थे वो आपके कालीबंगा में मिले थे। लेकिन लोथल में आपके धान के भूसी के साक्ष्य मिले थे। फारस की खाड़ी की मोहर यहाँ से मिली थी। मेसोपोटामिया के साथ व्यापार संबंधों के प्रमाण मिले थे। और अग्नि वेदिकाएं, शतरंज जैसा खेल और हाथी के दांत के पैमाना आपको लोथल से मिले थे। अभी देखते हैं कालीबंगा। तो कालीबंगा आप इसको रिवीजन करेंगे, कुछ नहीं है इसमें, सब चीज बता चुका हूँ। अमलानंद घोष, बीबी लाल और बीके थापर। अमलानंद घोष को प्रमुख श्रेय जाता है। स्थान हनुमानगढ़ राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे भारत में ही है। इसका कालक्रम लिखा है। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़िया, ये चीज मैंने आपको नहीं बताई है। कालीबंगा का अर्थ है क्योंकि यहाँ से चूड़ियां प्राप्त हुई थी। बड़ी मात्रा में काले रंग की चूड़ियों के अवशेष मिले थे। खेती के साक्ष्य आपको यहाँ से मिले थे। यज्ञ यज्ञ के साक्ष्य यानी कि 7 अग्निकुंड मिले थे। अग्नि वेदिका यानी 7 अग्नि वेदिकाएं एवं एक एक पंक्ति में मिली थी, है ना। और लकड़ी का हल मिला था, ऊंट की हड्डियां मिली थी, भूकंप के भी साक्ष्य मिले थे यहाँ पर। चलो अभी आते हैं धौलावीरा पर। अभी देखते हैं धौलावीरा। धौलावीरा भारत में दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। यहाँ पर खेल का मैदान प्राप्त हुआ था। यहाँ पर खेल का मैदान, खेल का मैदान प्राप्त हुआ था। ये करीब सबसे बड़ा खेल का मैदान यहीं पर आपका था। सबसे बड़ा कहें या फिर एकमात्र खेल का मैदान यहाँ पर था। और जेपी जोशी ने इसकी खोज जो की थी, वो खुदाई जो की थी, खनन किया था जिसको, जो 1967 में किया था। कहाँ पर, गुजरात में किया था। खेल का मैदान, ये तो खेल का मैदान यहाँ पर लिखा हुआ है। पत्थर की चमकीली पॉलिश मिली थी। सुनामी जैसे समुद्री तूफानों के साक्ष्य भी आपको धौलावीरा से देखने को मिले थे। अब बात करें कि धौलावीरा में जो आपके कुल जो एक एक टाइप का सूचना पट मिला था आपका यहाँ से, है ना। तो यहाँ पर सूचना पट मिला था। सूचना पट मिला था जिसमें 10 टाइप के
निर्देशन दिए हुए थे। अब उस निर्देशन में से मैं कुछ बना सकता हूँ कि उसकी फोटो में यहाँ पे नहीं लाया, कुछ ऐसा था, ऐसे करके ऐसा था कुछ, अब कुछ शायद शायद ये टी टाइप का ऐसे बना हुआ था ना, और आपका कुछ ऐसे था, तो इसी तरह आपके थे, कुछ ऐसे थे आपके, ऐसे करके ऐसे और ऐसे। तो इस तरह से कुल कुल 10 टाइप के आपके सूचना पट में निर्देश दिए गए हुए थे, सुनामी जैसे साक्ष्य प्राप्त हुए थे, है ना। और यहाँ पर धौलावी में सफेद कुआं मिला था, सफेद कुआं, व्हाइट वेल, व्हाइट वेल मिला था, जो कि एक टाइप का, जिसका आकार कैसा था, जिसका आकार कैसा था, सॉरी माफ करना, व्हाइट वेल इसका नाम था, इस नाम से हम इसको जानते थे, जिसको हम आयताकार सिटी के नाम से जानते हैं ना, आयताकार नगर, आयताकार नगर, कंफ्यूजन हो गया था भाई, सॉरी, आयताकार नगर, आयताकार नगर के नाम से जानते हैं, के नाम से भी हम जानते हैं इसको। ठीक है, बाकी अब सुटकोटता पे आते हैं। इसमें 3 टाइप के दुर्ग थे, इसी में आपके जो, कहाँ पे लिखूं, यहाँ पे लिख दो, 3 टाइप के दुर्ग थे, कौन से थे मैं बोलने दे रहा हूँ। एक तो दुर्ग था, दुर्ग भाग वाला था, एक मध्यम नगर था और एक निचला नगर था। मतलब धौलावीरा जो आपकी जो सिटी थी, मतलब एक टाइप की जो सभ्यता थी, उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया था। एक तो आपका दुर्ग भाग था, मैं बता चुका हूँ, ये फिर से चीजें वही बता रहा हूँ, एक दुर्ग भाग था, एक आपका मध्य था, जिसमें आपका व्यवसाय वर्ग रहता था, व्यवसायी वर्ग रहता था, और निचले में सेवक वर्ग रहता था, और जनता, आम जनता रहती थी, है ना, निचला वर्ग था ये। सुरकोटदा आता है आपका गुजरात में, सुरकोटदा आपका कहाँ पर आता है मेरे भाई, तो ये आता है आपका गुजरात में आता है। घोड़े के अस्थिपंजर यहाँ से मिले थे, और एक विशेष प्रकार की कब्र भी आपको सुरकोटदा गुजरात से मिली थी। इसके बाद आता है बनावली, और ठीक है ना, इस पे कुछ ज़्यादा नहीं है बताने वाला। बनावली हरियाणा के रंगोई नदी है यहाँ पर हरियाणा में, उसके किनारे पाई गई राखी आपकी जो बनावली था आपका, ठीक है। चलो, लेकिन बनावली की खोज जो की थी वो R.S. बिष्ट ने की थी। आर, इसका जो उत्खनन किया था, खोज या फिर कहें उत्खनन किया था, R.S. बिष्ट ने किया था, R.S. बिष्ट ने किया था, ठीक है। और इसमें क्या बताने वाला है, पहले इसको पढ़ते हैं। यहाँ अच्छे जल का निकास का अभाव था, मिट्टी का हल और बढ़िया किस्म के जौ, हाँ यही चीज इसमें बताने वाली थी। तो उसमें जौ के बीज के साक्ष्य पाए गए थे, है ना। यहाँ से हल भी पाया गया था आपका, एक हल खिलौने के टाइप का हल, आप समझें बस। और बस इसमें इतना ही है। फिर क्या है, इसको धौलावीरा हड़प्पा का एक जल प्रबंधन का अद्भुत उदाहरण, मतलब जेपी जोशी, R.S. बिष्ट ने इसकी खोज की थी धौलावीरा की। कच्छ का रण गुजरात में पाया गया था, कालक्रम हड़प्पा काल में लगभग 2650 से लेकर 1450, और आप रेड एरिया जितना गुजरात का देख रहे हैं, ये आपका धौलावीरा का एरिया है। प्रमुख विशेषताएं क्या थी इसकी, नगर नियोजन इसकी प्रमुख एक बात थी, और सब बता चुका हूँ एक बार। जल प्रबंधन यहाँ पे अद्वितीय और उन्नत जल था, यहाँ पे 16 जलाशय रिजर्वर्स पाए गए थे और नहरें भी शामिल थी। साइन बोर्ड पाए गए थे, कुछ यहाँ पे तो गलत है, बट जैसे मैंने आपको बताया ना वो सही था। 10 बड़े अक्षरों वाला एक स्तंभ पाया गया, विशाल शिलालेख पाया गया, संभवतः दुनिया का पुराना साइन बोर्ड यही है। स्टेडियम पाया गया, यानी कि पत्थर से बना एक बड़ा खेल का मैदान, यह स्टेडियम पाया गया था। जलकुंड पाया गया था, रॉक कट जलाशय, यानी कि जो पत्थरों को ही काट के बनाया गया था। यूनेस्को 2021 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको घोषित कर दिया गया, तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके बाद में आपका सुरकोटदा आता है, जो आपका जेपी जोशी ने खोज की थी 1964 में। कच्छ जिला गुजरात में वही एरिया आता है, इसमें कुछ एरिया आपका सुरकोटदा का भी है। किलेबंदी, पत्थर के मलबे से बनी विशाल किलेबंदी और दीवारें, नगर संरचना स्पष्ट रूप से अलग, गढ़ और आवासीय क्षेत्र यहाँ पर। और जैसा ये सावधान, मनके की मोहरे, चित्तित मृदभांड, ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, तो आप इसको चीज़ें रिवीजन कर लेंगे आप। इसी हिसाब से बनावली है, बनावली के जो इंपॉर्टेंट है आपका ये आपका ये बन जाता है। जौ के साक्ष्य मिल जाता है, मिट्टी के साक्ष्य मिल जाते हैं, टेराकोटा का बना एक खिलौना हल, यानी कि टॉय टाइप का एक प्लग प्लग मिला था। नगर योजना, अग्निवेदिकाएं, मनके और मोहरे, माता देवी की मूर्तियां, जो आपका जो ये हड़प्पा समय जो बनावली और गुजरात के ये जितना भी था, वहां से आपको ये मनके, मोहरे, माता देवी की मूर्तियां, ये सब ज़्यादा मिली थी, ठीक है। तो ये एरिया जो आपको गुजरात का, सॉरी दिख रहा है ना, ये वाला, तो आप हरियाणा का, सॉरी
हरियाणा का जो ये एरिया दिख रहा है आपका, तो ये आपका क्या है, बनावली है। ओके, बनावली आपका हरियाणा में था, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत बताया। यही नहीं, अभी और सुनिए। एक रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई, सब्सक्राइब कर लो। इतना अच्छा कंटेंट आपको शायद ही कहीं मिलता हो क्रिएटिविटी के साथ में, है ना। अब देखो, आपको मैं अन्नागार बता चुका और ये बता चुका। अब इसमें थोड़ा एक रिवीजन कर लेते हैं इसका। विशाल अन्नागार ग्रेट ग्रेनरी इसमें पाई गई थी, उसका स्ट्रक्चर मैसिव ब्रिक फाउंडेशन एंड स्टोरेज चैम्बर्स था, ठीक है। और जो इसके फंक्शंस थे, ग्रेन्स मतलब अनाज को स्टोर करने के लिए था। इसकी जो लोकेशन थी वो रावी नदी के किनारे, ये रावी नदी आपकी बह रही है पीछे से, है ना। और मोहनजोदारो का नगर योजना आपका ऊपरी गढ़ कहते थे, बाकी मिड होता था और एक लोअर होता था। असेंबली, ये गलत लिखा है यहाँ पर, इसको ये गलत है भाई, है ना। यहाँ पे आप इसको सभागार कर लो या फिर असेंबली हॉल कर लो। सभागार, यहाँ पे आपका सभागार होगा। सिटाडेल एरिया में आपका सभागार, यानी कि सिटाडेल में ही आपका सभागार पाया जाता है, क्योंकि जो उच्च उच्च वर्ग के लोग, जो अधिकारी वर्ग लोग होते थे, वो इसी सभागार में बैठ के सभा करके नीतियों का निर्माण करते थे। ओके, चलो। अब आलमगीरपुर मेरठ, हिंडन हिंडन नदी के किनारे है आपका। यहाँ से रोटी बेलने की चौकी और कटोरे मिले थे, यह सबसे पूर्वी स्थल है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कुछ किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपी पुलिस स्पेशल है ये। हुलास आपका सहारनपुर में, यहाँ से उत्तरकालीन हड़प्पा के साक्ष्य मिले। सनौली बागपत में है आपका, हड़प्पा के समकालीन का है या फिर बाद का है। यहाँ से 125 मानव सावधान और युद्ध रथ मिले थे, छोटे से चैरियट मिले थे। या करंट अफेयर्स और इतिहास दोनों के लिए हॉट टॉपिक है, मतलब ये अभी जल्दी ही मिले हैं ना, तो इसलिए आप करंट अफेयर्स में बन जाता है ये। मंडी जो जो मुजफ्फरनगर में पाया गया, यहाँ से सोने के ढेर ने गोल्ड होर्ड मिले थे यहाँ से आपके। पतन के सिद्धांत क्या रहे यहाँ, इसका इसका पतन कैसे कैसे क्या हो गया, तो वो समझेंगे यहाँ पर हम। आर्यों का आक्रमण हुआ, कारण ठीक है। मतलब पतन के सिद्धांत किसने क्या दिए हैं, तो यहाँ पे कारण दिया गया है या विवरण दिया, सॉरी विद्वान दिया गया है और आपका विवरण दिया गया है। तो आर्यों का आक्रमण कहा था किसने, मार्टियम व्हीलर और गार्डन चाइल्ड ने। इंद्र के पुरंदर ने किला तोड़ने वाला कहा गया था, इंद्र को पुरंदर कहा गया था, कौन, किला तोड़ने वाला, ठीक है। और ये थ्योरी आपकी ज्यादा माने नहीं है, ये तो मैं बता ही चुका ये। तो उसके बाद बाढ़, मैके, ऑर्नेस्ट मैके और एस आर राव ने बताया था मोहनजोदड़ो 7 बार बाढ़ से उजड़ा था। नदियों का सूखना या मार्ग बदलना, डीपी अग्रवाल और वत्स जी का कहना है घग्गर नदी का सूखना और मार्ग बदलना, ये सब चीजें कुछ पतन का कारण बन गई। परिस्थिति की असंतुलन, यानी कि फेयर सर्विस और वनों की कटाई और संसाधनों की कमी के कारण ऐसी कुछ स्थितियां बनी थी। उसके बाद देख लेते हैं आपका सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, जो प्रमुख 13 स्थल थे ना, इसके प्रमुख 13 स्थल थे, उसके नाम कौन से हैं। एक तो आपका हड़प्पा आता है जो पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो आता है आपका, हड़प्पा आता है पाकिस्तान में, और ये जो आपका हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो भी आपका पाकिस्तान में है और आपका सिंधु नदी के किनारे है। चनहुदड़ो आपका पाकिस्तान में है, ये भी आपका सिंधु नदी के किनारे है। लोथल आपका गुजरात में है, आपका भोगवा नदी के किनारे है। और कालीबंगा जो है आपका वो राजस्थान में है और ये घग्गर नदी के किनारे है। बनावली हरियाणा में है, धौलावीरा गुजरात में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है, रोपड़ पंजाब में है, और पंजाब में सतलज नदी के किनारे आपका रोपड़ है। रंगपुर गुजरात में है, भादर नदी के किनारे है। सुरकोटदा आपका सॉरी 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 सही, सुरकोटदा आपका गुजरात में है और आपका यहाँ पे कोई नदी नहीं है। सुदकांगेड़ और बलूचिस्तान में है, जो आपका पाकिस्तान में स्थित है और दास नदी के किनारे है। और आलमगीरपुर में आपका मेरठ है, जो कि यूपी में पड़ता है, मेरठ यूपी में पड़ता है। और हिंडन नदी के किनारे आपको स्थित मिल जाएगा। वीडियो को वॉच करके तुरंत रिवाइज करेंगे, चीजें तुरंत याद हो जाएंगी। बाकी यहाँ पे शॉर्ट में एक प्रमुख कारण विद्वानों के अनुसार मैं आपको बता ही चुका हूँ, लेकिन एक चीज और देख लीजिए कि आपको याद क्या रखना है। सर जॉन मार्शल, ऑर्नेस्ट मैके तथा एस आर राव ने बाढ़ की संज्ञा दी थी कि बाढ़ की वजह से शहर आपका बर्बाद हो गया। सर जॉन मार्शल ने प्रशासनिक शिथिलता बताई और के यू आर कैनेडी ने आपको प्राकृतिक आपदा इसको बताया था, और गार्डन चाइल्ड तथा मार्टियम व्हीलर ने इसको आर्यों का आक्रमण बताया था। ओके, तो चलो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि अभी मजा आने वाला है।
अब रैपिड रिवीजन करेंगे ऐसे कुछ, यहाँ से कुछ हम रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। रैपिड रिवीजन करने से पहले तुरंत फटाफट आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। चलो यहाँ से देखते हैं आप। सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापक अवलोकन और प्रमुख स्थल इसके देते हैं। तो कालक्रम इसका क्या रहा है, 2500 से 1800, फिर परिपक्वता का काल रहा है आपका 2200 से 2000 ईसा पूर्व। नगरीय सभ्यता थी जो त्रिभुजाकार रेशो में पाई गई थी। खोज इसकी 1922 में राखल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो निर्माता इसका संभवतः द्रविड़ है। और इसका भौगोलिक विस्तार जो है उत्तरी मांडा में है, दक्षिणी दहमाबाद में, पूर्वी आलमगीरपुर में है, पश्चिमी आपका सूतकांगे डोल अरब सागर के किनारे है। आपका हड़प्पा, ये रावी नदी किनारे यहाँ पे अन्नागार पाया गया था। आपका हड़प्पा पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो सिंधु है। मृतकु कटीला विशाल स्नानागार अन्नागार सभा भवन आपका यहाँ से पाया गया था। ये भी आपका मोहनजोदड़ो में स्थित है, सॉरी पाकिस्तान में स्थित है। और लोथल आपका गुजरात में है। गोदी पाया गया, चावल के साक्ष्य पाए गए। और धोलावीरा गुजरात में है। जलाशय बिनागढ़ का एक शहर पाया गया था ये। और राखीगढ़ी हरियाणा में है। विशालतम स्थल है आपका राखीगढ़ी, याद रखेंगे इसको। चनहोदड़ो आपका सिंधु के पास है और ये शिल्प केंद्र है। यहाँ से लिपस्टिक और पाउडर के साक्ष्य मिले थे। कालीबंगा राजस्थान में है। यहाँ से काली चूड़ियाँ रोपण, मतलब काली चूड़ियों के पास साक्ष्य यहाँ से आपको मिले थे। यहाँ पर आपके धान के साक्ष्य भी कालीबंगा से मिले थे। राखीगढ़ी आपका विशालतम स्थल, तब राखीगढ़ी, एक मिनट, किसने कुछ गलत बताया। यहाँ पर आपका राखीगढ़ी नहीं है भाई, ये गलत है ना। राखीगढ़ी आपका यहाँ पर है, राखीगढ़ी हरियाणा में। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं और फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। नगर नियोजन कैसा था, यहाँ ग्रिड पैटर्न था। सड़कें समकोण पर थी। गढ़ व निचला नगर, पक्की ईंटें, उन्नत जल निकासी थी। और यहाँ पे सामाजिक सांस्कृतिक जीवन था। समाज समतावादी, शांत प्रिय, कम हथियार, मनोरंजन ज्यादा था इनका। श्रृंगार स्त्री पुरुष दोनों का भूषण करते थे। कला लिपि मोहरे एक संगी मरण मूर्तियां पाई गई थी। अज्ञात लिपि है जो आज तक भी डिकोड नहीं हो पाई है। और हड़प्पा सभ्यता को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने ही पढ़ा था। वो मैं चीज़ें आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ। सावधान के साक्ष्य मिले हैं। आर्थिक जीवन कृषि होती थी यहाँ पर और आपका व्यापार होता था। तांबा खेतड़ी बलूचिस्तान से खेतड़ी और बलूचिस्तान से आता था। सोना कर्नाटक अफगानिस्तान से आता था। टिन आपका अफगानिस्तान से आता था। लाजवर्त जो आपका अफगानिस्तान, लाजवर्त नहीं, रेड लाल वाले पत्थर जो होते हैं, रत्न होते हैं, वो आपके अफगानिस्तान ईरान से आते थे। ठीक है। पर्यावरण सिंधु पतन के मुख्य कारण है, आप इसको पढ़ेंगे अच्छे से पहुंच करके। बार बार वही चीज है, क्या बताना है। हाँ, प्रमुख देन क्या रहेगी, तो ग्रिड पैटर्न पर आधारित शहर की देन रही। उन्नत जल निकासी इसकी देन रही। पक्की ईंटों का व्यापक उपयोग रहा। और पक्की ईंटों का साइज क्या था, 4:2:1 इसका एक प्रमुख साइज था। नागरिक सुविधा और स्वच्छता पर जोर दिया, एम्फसाइजिंग ऑन सिविक एमिनिटीज एंड हाइजीन पर इसको इन्होंने ध्यान दिया था। और मातृ देवी और पशुपति शिव जी की मूर्ति मिली थी। वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस एंड पशुपति शिवा। कला और शिल्प मोहरे मिली थी। कपास की खेती का ज्ञान हुआ। मनकीकृत बांट और 16 और माप हुआ। तो यहाँ पे 16 एक यूनिट चलती थी। 16 यूनिट की एक मन चलती थी। और सबसे बड़ा जो यहाँ पे यूनिट था वो मन था, है ना, वो मन था एक। और दूरस्थ व्यापार संबंध जैसे मेसोपोटामिया हो गया, अरब से आपके हो गए, यूनान से आपके ट्रेड रिलेशन देखने को यहाँ पर मिले थे। अभी देखते हैं टॉप 50 क्वेश्चंस ऑन बेस्ड ऑन इंडस वैली सिविलाइजेशन। रैपिड फायर रहेगा, थोड़ा सा वन लाइनर टाइप में रहेगा। तो चलो अच्छे से स्टार्ट करते हैं इसको। चलो फटाफट इसको देखेंगे। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, सिंधु सभ्यता किस युग की है, तो कांस्य युगीन सभ्यता है। रेडियो कार्बन C14 के अनुसार सभ्यता का काल क्या है, तो कार्बन डेटिंग C14 क्या होती है, इसको हम कार्बन डेटिंग के नाम से जानते हैं। और ये आपका 250 से मतलब 2500 से आपका 1750 BC तक इसका स्थान है। हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा, तो मात्र सत्तात्मक था। हड़प्पा की खोज किसने की थी, कब की थी, दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकु कटीला। भारत में खोजा गया सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा, और राखीगढ़ी हरियाणा में है। सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था, आलमगीरपुर है। और सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था, लोथल था। ठीक है, फिर आपका पॉइंट आता है, आपका सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पे था, लोथल में था। जुते हुए खेत कालीबंगा में। विशाल स्नानागार आपका मोहनजोदड़ो में पाया गया है। नर्तकी कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो में पाई गई है। और मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है, चनहोदड़ो और लोथल से मिला है। सिंधु निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे, लोहा वहां पे परिचित नहीं थे। सिंधु निवासी किस जानवर से परिचित नहीं थे, तो शेर और गाय से परिचित नहीं थे, यानी कि मोहरों पे नहीं है तो परिचित नहीं है। और स्वास्तिक जो मिला है आपको वो हड़प्पा सभ्यता से मिला है। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले, तो आपका लोथल से मिले हैं। ठीक है,
अग्निकुंड आपका मिला है लोथल कालीबंगा से। घोड़े की हड्डियां कहाँ से मिली है? सुरकोटदा से। मिट्टी का हल मिला है बनावली से। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? आपका सिंधु नदी के किनारे है। लोथल किस नदी के किनारे है? तो आपका भोगवा नदी के किनारे है। कालीबंगा किस नदी के किनारे है? तो आपका घग्गर नदी के किनारे है। रोपड़ किस नदी के किनारे है? तो आपका सतलज नदी के किनारे है। और आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश मेरठ में है वो आपका हिंडन नदी के किनारे है। मांडा आपका चिनाब चिनाब नदी के किनारे है। और आपका आदमी के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य आपके रोपड़ से मिले हुए हैं। युगल सावधान आपके कहाँ से मिले हैं? तो लोथल से मिले हैं। बिना दुर्ग वाला एकमात्र शहर जो मिला है वो चनोद्रो है। और कौन सा शहर 3 भागों में बांटा था? धौलावीरा था। मैं आपको बता चुका हूँ कौन कौन सा था। पीछे के वीडियोस को आप अगर देखते आए हैं तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक थी। और पशुपतिनाथ शिव की मुहर पर कौन से जानवर थे? तो हाथी, बाघ, गैंडा और भैंसा। और 2 हिरण उस पे वर्णित थे। अभी देखते हैं सिंधु लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते हैं? शहद। और तौल की इकाई किस अनुपात में? 16 के अनुपात में। मैंने बता चुका हूँ आपको। हड़प्पा मोहरे सऊदी किस पत्थर की बनी? सेलखड़ी यानी कि स्टेराइट की बनी हुई थी। मेसोपोटामिया के लोग सिंधु क्षेत्र को क्या कहते थे? मेलुहा कहते थे। और स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोले गए? तो गुजरात में स्थल खोजे गए। और सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल क्या थी? गेहूं और जौ थी। और सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय किसे जाता है? सिंधु निवासियों को जाता है। यूनानी लोग कपास को क्या कहते थे? तो सिंडन कहते थे, है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपका। सिंडन कहते थे। तांबे का रथ, इक्का गाड़ी जिसे हम कहते हैं, वो कहाँ से? हड़प्पा से मिला है। और पशुपति मुहर महुर किसने खोजी? महुर नहीं भाई, मोहर। मोहर किसने खोजी? तो आर्नेस्ट मैके ने मोहनजोदड़ो से खोजी थी। साइन बोर्ड कहाँ से मिला? धौलावीरा, जिसपे 10 प्रकार के चिन्ह बने हुए थे। किस जगह से घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते? तो लोथल में। ये तो उसका अपवाद है ये। सिंधु सभ्यता में मंदिर के प्रमाण मिले हैं या नहीं? तो वहाँ पे बिल्कुल भी मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। तांबा कहाँ से मंगाया जाता था? खेतड़ी राजस्थान से मंगाया जाता था। टिन कहाँ से मंगाया जाता था? अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। सिंधु सभ्यता का विनाश किस प्रभावी कारण को माना गया? तो बाढ़ को माना गया है। बाढ़ कितनी बार आई थी? 7 से ज्यादा बार करीब बाढ़ आई थी, ऐसा विद्वानों का मानना था। सनौली बागपत से हाल ही में क्या महत्वपूर्ण मिला है? तो युद्ध रथ अभी जल्दी मिला है। और सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो ग्रामीण और शहरी यानी कि वो शहरी यानी कि एक अर्बन सभ्यता थी। अगला अध्याय आपका रहेगा वैदिक सभ्यता, तो इसके लिए आप रेडी रहो। और उसमें वेद, पशुपालन, रथ, अग्नि, इंद्र, सोम, इन सब चीज़ों के बारे में व्यापक जानकारी अच्छे से दी जाएगी, है ना। और आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि देखो कितना क्यूट डॉग है। देखो कितना क्यूट डॉग है। इसका नाम जानते हो क्या है? इसका नाम है चोमू। और ये हर एक क्लास की लास्ट में आएगा और आपको ऐसा कहेगा कि अरे यार आप तो सब्सक्राइब कर दो, है ना। तो बस आप कुछ नहीं करना है, रेड बटन जो दिख रहा है इसी को आप नीचे जो रेड बटन दिख रहा है उसको हिट कर देना है। और आपको इसको चोमू भाई को खुश कर देना है इसी तरह। ये एकदम खुश है देखो, है ना। तो प्लीज़ भी कह रहा है आपको। तो ठीक है, आपको हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, है ना। ठीक है, ओके।